हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 से बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हवा में चांदी के बर्तन का काला होना। ठीक है, बी ऑप्शन है कि मोमबत्ती का जलना और सी ऑप्शन है कि दूध से पानी का बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि पानी में चीनी का घुलना एक प्रकार से देखा जाए तो भौतिक परिवर्तन है। बाकी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी ये सब क्या है, तो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं बात है भौतिक प्रक्रिया की, तो वह प्रक्रिया जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। ठीक है, वही बातें कही जा रही है कि चीनी को अगर जल में घोलते हैं तो फिर वापस हम चीनी उसकी उसकी पूर्ववर्ती अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं भौतिक प्रक्रिया जो कि अस्थायी एवं उत्कर्मणीय होती है और पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी बात को वहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जस्ट इसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो वही बातें करके जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो देख सकते हैं कि भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो भौतिक कहलाता है। आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही है कि भौतिक परिवर्तन का वह कारक है जिससे वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर जो कि नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह पुनः अपनी वास्तविक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, या सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, या सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, या नमक का पानी में घुलना। तो आप इससे बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना देखा जाए तो एक क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त एक प्रकाश देखा जाए भौतिक है, जबकि सी ऑप्शन की बात करें तो सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना या नमक का पानी में घुलना, ये सब सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्कर्मणीय होती है। ठीक है, अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, संक्षारण के उदाहरण की बातें पूछे। संक्षारण क्या है इसके बताने के प्रयास करेंगे कि सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना, या तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, या लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, या उपयुक्त में से तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संक्षारण की बातें हो रही। ठीक है, तो देख सकते ऑप्शन है कि सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना एक प्रकार का देखा जाए संक्षारण ही है, और उसी प्रकार से तांबे पर हरे रंग की परत बनना ये भी हमारा संक्षारण है, और देख सकते कि लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना ये भी हमारा क्या है, तो संक्षारण। इस प्रकार से उपयुक्त में से तीनों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं
का सनी यानी कि डिस्ट्रक्शन होना संक्षारण कहलाता है। और देख सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे का भूरे रंग की परत का बनना और तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ठीक है। और देख सकते हैं आगे और लिखी गई है कि सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना, इस सारे के सारे क्या है तो संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसे याद करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 देखिए, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन करना, ठीक है, यानी छोटे से टुकड़े करना, या बर्फ का गलन, या दूध का अस्कंदन। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करें कूट के प्रयोग से कि कौन से इसमें सही उत्तर दिए गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बताया जा रहा है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में देख सकते हैं 1, 2, 3 और बी में 3 या डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें हम तो देख सकते हैं कि दूध का अगर अस्कंदन कर दे, ठीक है, इसको फाड़ दे तो दोबारा उसको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है, दूध में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आप इसे याद रखने के प्रयास करेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण एक बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ऊर्ध्वपातन की बात करें हम भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन की बात कर देख सकते हैं, ठीक है, को भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि दूध का अस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, ये सारे के सारे क्या है तो रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जो कि आपके देख सकते हैं कि डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन के बारे कहा जा रहा है कि उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, या फिर देख सकते हैं कि कारण बताया जा रहा है कि उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोड की सहायता से बताना है कि कौन सा कथन और कारक यहाँ पर क्या अपने बता रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हम। तो दोस्तों अगर ये बात करें, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए की बात करें तो जो हमारा कथन है और कारण है दोनों सही है और दोनों एक का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को देखेंगे कि उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। और कारण की बात करें हम तो उच्चतर तापमानों पर आणविक गति को द्रुत हो जाती है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही करी, एक दूसरे को जो है स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है और रासायनिक अभिक्रिया की गति जो कि प्रतिकारकों से सांद्रण ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। दोस्तों देख सकते हैं कि समानता जो कि प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतना ही तीव्र होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में या फिर अम्ल के रूप में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जल अपघटन में ऊर्जा जो किस रूप में उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें कि लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्चुराइजेशन एक प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ऑप्शन 1 है कि दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, या दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, या दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पास्चुराइजेशन का मतलब होता है, आप देख सकते हैं कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पास्चुरीकरण करने का मतलब होता है कि द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है और इस विधि की खोज दोस्त देख सकते हैं कि लुई पास्चर ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका पास्चुरीकरण पड़ा, ठीक है। देख सकते हैं कि इसमें दूध को 145 डिग्री जो कि फ़ारेनहाइट से लेकर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसके पश्चात देख सकते हैं कि 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसे ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों इसमें और बातें बताई जाई गई है कि इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक जो जीव कीटाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाश्चुरीकरण संबंधित है। ठीक है, देख सकते हैं कि दूध के निर्जलीकरण में, ठीक है, या दूध के किण्वन से, या दूध के निर्जलीकरण से, या फिर दूध के आसवन से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों पाश्चुरीकरण का कहने का मतलब होता है दूध के, इसमें क्या होता है निर्जलीकरण के यहाँ पर इसमें विधि को बताया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का जो कि निर्जलीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। देख सकते हैं कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकेंड तक देख सकते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस लेकर 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखते हैं। उसके पश्चात उससे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। दोस्तों आगे लिखा गया कि इस प्रक्रिया की खोज जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, अतः इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अलवणीकरण जो कि समुद्री जल से, ठीक है, या प्रतिलोम जो कि पारसरण पेयजल से, या विकृतीकरण प्रोटीन से, या फिर पाश्चुरीकरण चाय से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पाश्चुरीकरण चाय से नहीं बल्कि दूध से संबंधित है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का जो कि निर्जलीकरण जो कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। और इस प्रक्रिया की खोज देख सकते हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, हम देख सकते हैं किसी जो कि बिलियन में विलयक योग से इनका जल जो कि विभव बढ़ जाता है। ठीक है, ये बातें गलत है, बल्कि आपको अगर एक ऑप्शन की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि किसी जलीय विलियम का कथनांक शुद्ध जल के कथनांक से अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो किसी विलियन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, बिल्कुल सही है। और डी की बात करें तो जब किसी विलियम को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलियम पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग की पॉइंट के माध्यम से और देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते बातें हो रही कि जब किसी विलय या जो कि घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर कथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम कर देता है और इसमें विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल से वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। और देख सकते हैं कि पारसरण की बात करें हम तो विलयन या बाहर दाब के द्वारा विलयन में विलय को प्रवेश को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ठीक है, और पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही कि ऊंचाई के जगहों पर पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। देख सकते हैं इसी कारण से ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कथनों पर विचार करें। देख सकते हैं कि कथन एक की बातें कही जा रही है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, और कारण बताया जा रहा है कि नमक बर्फ की हिमांक को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपको इस संदर्भ में सही बातें बतानी है कि कौन से इस कथन कारक सही है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर हम बात करें, हम डायरेक्टली अगर देखें, हम तो सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर एक सही है और परंतु आर यहाँ पर गलत है। यानी कहने का मतलब कथन जो है, नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो तापमान प्राप्त होता है, और कारण की जो बातें हो रही हैं कि नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, बढ़ाता नहीं बल्कि इसको घटा देता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब द्रव्यों को मिलाने से द्रव का कथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक समानता क्या हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पिघलती बर्फ़ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ़ का जो गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर आप देख सकते हैं कि कितना हो जाता है, माइनस जो कि 22 से भी तक कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे मिश्रण को हिम या मिश्रण जो कि देख सकते हैं कि फ्रीजिंग या मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र जो कि अभिव्यक्त होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि गैस में द्रव का, या गैस में ठोस का, या द्रव में गैस का, या फिर द्रव में द्रव का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र का अभिव्यक्त होता है, तो देख सकते हैं कि क्या है, कि गैस में द्रव का। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातें बोलने जा रही है। ठीक है, कि कोहरे में जो कि जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है। ठीक है, जो कि धरातल के दृश्यता को प्रभावित करता है। आगे लिखा गया कि जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान औष्णांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ से हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि इस संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती है और हवा के साथ यह हस्तांतरित जो कि होती रहती है। ठीक है, तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ठीक है, देख सकते हैं। तो आप ऑप्शन बताने के प्रयास करेंगे कि द्रव्यमान, सांद्रता, घनत्व और उसका आयतन। तो इसका आप बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में अगर हम घोलते हैं या मिलाकर एक असंतृप्त जो कि चीनी का घोल तैयार करते हैं, तो इनमें से देख सकते हैं कि इसका आयतन जो होगा कोई इसमें नहीं बदला होगा। ठीक है, बाकी सभी उसका वही रहेगा। ठीक है, बाकी इसको देख सकते हैं कि द्रव्यमान, सांद्रता और इसका डेंसिटी जो है इसकी बदलाव हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते बात कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी और इसमें चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। ठीक है, देख सकते हैं। और इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता और घनत्व इसका बढ़ जाएगा, परंतु आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि पारा जो कि शरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, या प्रतिलोम पारासरण में तनु घोल प्रवाह दाब लगाया जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करें कि कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सही पूछे जा रहे सही कौन सा है, तो कहा जा रहा है कि पारसरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। बिल्कुल बातें गलत कही जा रही है। और जबकि प्रतिलोम में अगर पारसरण में तनु घोल प्रवाह दाब लगाया जाता है, फिर दोनों बातें यहाँ पर गलत कही जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर ना तो एक सही है ना ही यहाँ पर दो सही है। ठीक है, तो इसे चलिए हम लोग और की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, बात है कि पारसरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह या प्रसरण तनु के विलायक से देख सकते हैं कि सांद्र विलयन की ओर जाता है और प्रतिलोम जबकि पारसरण में वाह दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। उसी प्रकार से सांद्र विलयन पर वाह दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयतनों को विलयन से पृथक किया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ठीक है, यानी कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन है आसवन है, ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है, या उपयुक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए आप देख सकते हैं कि आसवन की जो प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आसवन की बात करके, ठीक है, डिस्टिलाइजेशन की बात करके प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों यानी कि लिक्विड जो कि इम्प्योरिटीज के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि उदरपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग जो ठोस अशुद्धियों के लिए शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि क्रोमैटोग्राफी तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो रंगीन पदार्थों की पहचान करने में या फिर पदार्थों की संरचना के निर्धारण में या रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्रोमैटोग्राफी तकनीकी की बात करें हम तो देख सकते हैं कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीकी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, पिघलन, हिमीकरण या फिर ऊर्ध्वपातन। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन जो कि तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। और इस विधि के द्वारा देख सकते हैं कि कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि कुछ जो पदार्थ को यहाँ पर शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु को नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं या विसरण कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं या फिर विकिरण कहते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है, ठीक है, कि किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों में देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन इत्यादि, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा या क्रोमैटोग्राफी के द्वारा या आसवन के द्वारा या आंशिक आसवन के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेत और नेफ्थलीन को मिश्रण को अलग करने के लिए हम यहाँ पर ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत अथवा नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। और ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, संघनन कहते हैं या फिर उबालना कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक ठोस को सीधे गैस में यानी कि तरल नहीं बल्कि सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग देखे भी थे। तो चलिए और हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक
पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है या सिलिकॉन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भूपर पट्टी में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत ग्रुप में देखिए तो ऑक्सीजन जो कि 46.8% और सिलिकॉन की बात करें हम तो 27.72% और एल्युमिनियम की बात करें हम तो 8.13%। और जबकि अगर आयरन की बात करें हम तो 5.00%, जबकि कैल्शियम की बात करें हम तो 3.65% और उसी प्रकार से कार्बन की बात करें तो 0.6% पाया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन सारे आप फैक्ट को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ठीक है, तो जस्ट हम ऊपर भी देखें तो आप देख सकते हैं कौन सा है, तो सिलिकॉन है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि धरती के सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो मूल तत्व है कौन? सिलिकॉन है। और इसकी खोज 1824 में जे जो कि बर्जेलियस के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। ठीक है, और सिलिकॉन एक चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में किया जाता है। ठीक है, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व? ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व में यानी कि यूनिवर्स में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इनमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन की और 1/4 से कम हीलियम था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका और अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। और स्पष्ट है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है। और भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि 300, 200, 250 या फिर 100। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही लगभग अगर देखा जाए 100, जो कि लगभग 100 प्रकार के जो रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक तत्व यानी केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं अथवा जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और अभी तक देख सकते हैं कि 118 तत्वों की पहचान की गई है और प्रश्नकाल के समय देख सकते हैं कि लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ठीक है, तो रेत है, संगमरमर है, हीरा है और शक्कर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है मूल तत्व की, तो यहाँ पर हीरा तो क्या है? तो मूल तत्व है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का एक शुद्धतम यानी क्रिस्टलिक ये जो कि अप्रूप है। ठीक है, अतः एक मूल तत्व है। ठीक है, रेत देख सकते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन, संगमरमर, कैल्शियम एक कार्बन तथा ऑक्सीजन है। ठीक है, जबकि शक्कर की बात करें तो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन के देश निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ठीक है, धातु है, गैस है, अधातु है और उपधातु है। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें कौन सा जो तत्व नहीं है देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें हो रही किसकी? तो गैस हमारा क्या है? एक तत्व नहीं बल्कि धातु, अधातु, धातु क्या है? एक तत्व है। ठीक है, तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों के 3 प्रमुख भागों तथा धातु और मेंटल और अधातु जो कि नॉन मेंटल तथा उपधातु जो कि देख सकते हैं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और कुछ गैस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी कि नियोन, क्लोरीन, आर्गन और क्रिस्टल, जिनोन और रेडन
जो कि अधातु के श्रेणी में इनको रखा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अधिकतर गैसें यौगिक होती है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 28 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और ये आपकी काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसको रिविजन करें, ठीक है। और चलिए तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।